सवाल है, क्या कोई फिल्म सिर्फ मनोरंजन होती है या वो एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल हथियार भी बन सकती है? आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के वायरल हो रहे विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे, जो कहता है कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कुछ और ही है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा यही है, ये इस फिल्म को कला की तरह नहीं बल्कि एक बहुत सोचे समझे पॉलिटिकल कैंपेन की तरह देखता है। तो इस पूरे दावे को समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, क्या ये वाकई में एक फिल्म है या एक राजनीतिक विज्ञापन? फिर इसमें कौन सी प्रोपेगेंडा तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं? इसके बाद हम इसके दावों की सच्चाई परखेंगे, ये भी देखेंगे कि कहानी में क्या छिपाया गया है और आखिर में इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। क्या हम एक आर्ट देख रहे हैं या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल टूल जिसे फिल्म का चोला पहना दिया गया है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है, लोगों की यादों को बदलना, और सिर्फ किताबी इतिहास नहीं बल्कि उन घटनाओं की यादों को भी जिन्हें लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। अब देखिए, हर फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर तो होता ही है कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन इस विश्लेषण का कहना है कि यहाँ ये सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति नहीं बल्कि एक बहुत सोची समझी चाल है, एक तरह का लीगल चीट कोड, जिससे सच और झूठ के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाए। अच्छा, तो अब आते हैं उन खास प्रोपेगेंडा टेक्निक्स पर जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि फिल्म में इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। एनालिसिस के हिसाब से लोगों की सोच पर असर डालने के लिए 2 मेन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। एक है इमोशनल प्राइमिंग और दूसरा जब विलन ही हीरो की तारीफ करने लगे। तो इमोशनल प्राइमिंग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पहले आपके अंदर एक जबरदस्त इमोशन, मान लीजिए गुस्सा या डर पैदा कर दो, और जब आप उस इमोशन में बह रहे हो तब आपको एक कहानी परोसी जाए। सोर्स का यही दावा है कि फिल्म का एक शुरुआती सीन जिसमें पाकिस्तान में हिंसा दिखाई जाती है, वो कहानी के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के मन में गुस्सा भरने के लिए है, ताकि बाद में जो कहानी सुनाई जाए उसे वो बिना सवाल किए मान लें। ये जो कोट है ना, ये दूसरी टेक्निक को बड़े मजेदार तरीके से समझाता है। सोचिए जरा, अगर थैनोस जैसा विलन स्पाइडरमैन को देखकर कांपने लगे तो कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, जब दुश्मन आपकी तारीफ करता है तो वो तारीफ ज्यादा सच्ची लगती है, और एनालिसिस के मुताबिक फिल्म में ठीक यही किया गया है। विलन से हीरो की तारीफ करवाकर उसे और भी ज्यादा बड़ा और जिसे हराया ही नहीं जा सकता वैसा दिखाया गया है। ओके, अब बारी आती है फैक्ट चेक की। मतलब ये एनालिसिस फिल्म के दावों को ठीक वैसे ही परखता है जैसे किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन में किए गए दावों को परखा जाता है। तो फिल्म का पहला बड़ा दावा क्या है? यही कि आईएसआई, जिसे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, वो भारत के एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट कर रही है ताकि वो मोदी का विरोध करें। मतलब एक तरह की विदेशी साजिश वाली थ्योरी। लेकिन फिर ये एनालिसिस कुछ और ही फैक्ट सामने रखता है जो फिल्म की इस कहानी से एकदम अलग हैं। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का चुनाव के दिन ही मोदी को फोन करके बधाई देना, या चुनाव से 3 महीने पहले अमेरिकी एम्बेसडर का उनसे मिलना, और तो और पाकिस्तान के ही एक पूर्व आईएसआई चीफ का ये कहना कि आईएसआई तो मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी। और रिपोर्ट्स तो ये भी दिखाती हैं कि अमेरिकी चैरिटीज ने आरएसएस से जुड़े संगठनों को फंड दिया था। मतलब कहानी एकदम उल्टी नजर आती है। चलिए अब आते हैं नोटबंदी पर। फिल्म के हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि इससे पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोका गया। 60,000 करोड़ ये फिल्म का दावा है, और ये 43 करोड़ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल आंकड़ा है कि नोटबंदी के बाद असल में कितने नकली नोट पकड़े गए। तो यहाँ फर्क साफ देख सकते हैं। फिल्म का नैरेटिव 60,000 करोड़ की नकली करेंसी और आरबीआई का डेटा सिर्फ 43 करोड़। इतना ही नहीं, आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद 99.3% करेंसी तो वापस ही आ गई थी, जिसका जिक्र फिल्म में है ही नहीं। तो दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस एनालिसिस का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि सिर्फ ये मत देखिए कि कहानी में क्या दिखाया गया है, ये भी देखिए कि क्या जानबूझकर नहीं दिखाया गया है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान जाते हैं और उसके सिर्फ 8 दिन बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला हो जाता है। फिर फरवरी 2019 में पुलवामा हमला होता है और ये तब होता है जब उसके बारे में 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स पहले से मौजूद थीं। एनालिसिस का तर्क यही है कि इन घटनाओं को फिल्म से गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हीरो वाली इमेज पर सवाल खड़े करती हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। फिल्म का असली मनोवैज्ञानिक असर क्या है? ये दर्शकों के दिमाग के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है? इस एनालिसिस में एक बहुत ही गंभीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गैसलाइटिंग। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें किसी इंसान या ग्रुप को उनकी ही यादों पर, उनकी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो सोर्स का दावा ये है कि फिल्म का असली मकसद यही है, दर्शकों को ये यकीन दिलाना कि उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, जो भी यादें हैं, चाहे वो नोटबंदी की वजह से लगी एटीएम की लाइनें हों या फिर आतंकी हमलों में हुई चूक की खबरें, कि वो सब झूठ हैं, वो सब गलत हैं और असली सच सिर्फ वो है जो ये फिल्म दिखा रही है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जो भारत के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है। सवाल ये है कि क्या एक लोकतंत्र में ये सही है कि फिल्में सच और कल्पना को मिलाकर किसी एक राजनीतिक नेता को हीरो बनाएं और उनके विरोधियों को विलेन? ये सवाल हम सबके लिए भी है कि कला और राजनीति के बीच की ये धुंधली होती रेखा